वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल सरबराह इजलास की सदारत की। एससीओ को बताया पूरे यूरोपीय खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म। कहा, इस खित्ते के साथ भारत के हजारों साल पुराने सकाफती और अवामी ताल्लुकात हमारी मुश्तरका विरासत की जिंदा मिसाल। दहशतगर्दी की हर सूरत के खिलाफ मिलकर जंग करने पर दिया जोर। दहशतगर्दी पर दोहरे मेयार की मजम्मत। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में वाक़े श्री साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। कहा, मुल्क को मिला एक अहम थिंक टैंक। भारत फराइज को पहली तरजीह बनाकर तरक्की की राह पर गामजन। आज़ादी के अगले 25 बरस का वक्त हमारे लिए होगा कर्तव्य काल। बरसरे इक़्तिदार बीजेपी ने 4 रियासतों में पार्टी सुदूर को किया तब्दील। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जे किशन रेड्डी को तेलंगाना और डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की सौंपी गई कमान। महाराष्ट्र हुकूमत में अजीत पवार की एंट्री के बाद रियासती काबीना की पहली मीटिंग मुनक्किद। मुंबई में अजीत पवार ने नए एनसीपी दफ्तर का किया इफ्तिताह। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी तलब की पार्टी ओहदेदारों की मीटिंग। कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने रियासत में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर किया दावा। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के जरिए इश्तेहारात का हिसाब मांगने पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत पर पिछले 3 बरसों में 1106 करोड़ रुपए इश्तेहारात पर खर्च करने का लगाया इल्जाम। कहा, मंसूबों के लिए पैसे की कमी का रोना रोने वाले केजरीवाल हैं बेईमान। साहिली कर्नाटक में अगले 3 दिन शदीद बारिश का इम्कान। मैंगलुरु समेत कई अजला के स्कूल कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 रोज शदीद बारिश का इंतबाह। कासरकोट जिले में तमाम स्कूलों की छुट्टी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना हुए 6,349 मुसाफिर। अब तक 34,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुसलसल इंतजामात का ले रहे हैं जायजा। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत का कुवैत से होगा मुकाबला। नवा खिताब जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजर मरकूज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराह इजलास का वर्चुअल इजलास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में शुरू हुआ। इस इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शिरकत कर रहे हैं। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने मुबस्सिर ममालिक की हैसियत से इजलास में शिरकत की। वहीं तुर्कमानिस्तान ने मेहमान मुल्क की हैसियत से इजलास में शिरकत की। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर शंघाई ताउन तंजीम में मुकम्मल रुकन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम को दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ममालिक पर तनकीद करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में भारत के खदशात और तवक्कुआत शंघाई ताउन तंजीम के बेशतर ममालिक की तरह हैं।
अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससीओ को एक तंजीम के तौर पर मौजूदा आलमी चैलेंजों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हैं? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एससीओ चार्टर के मुताबिक तमाम ममालिक को एक दूसरे की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एससीओ सरबराह इजलास के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ख़ारजा विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि सरबराह इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम में भारत के ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। इस बार भारत ने एससीओ में ताउन के लिए 5 नए फार्मूले बनाए हैं। Introduced and nurtured by India in the SCO, especially in the field of startup and innovation, traditional medicine, youth empowerment, digital inclusion, and shared Buddhist heritage of SCO member states. Need to work together to eliminate the menace of terrorism in the region and globally, in consistency with Article 1 of the SCO Charter, equally and condemn terrorism and eliminate safe havens, flow of finance to such activities, fight against terrorism as the basic mandate of SCO still remains a central goal of SCO, something that was underlined, emphasized by the Honorable Prime Minister and also echoed in the room
by other countries. सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को शंघाई ताउन तंजीम की रुकनियत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वहीं ईरान को रुकनियत मिलने पर इत्तेहादी ममालिक की जानिब से इसका भरपूर खैर मकदम और हिमायत की गई। All the leaders welcomed the completion of procedure for Iran to join as the organization's full member state. Prime Minister also congratulated President Raisi on this occasion. The leaders also welcomed the decision on signing the Memorandum of Obligation of Belarus to join the organization as a member state. The process of Belarus membership will be completed by 2024 SCO summit next year. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में दुनिया भर से मुमताज़ शख्सियात और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्ती के प्रशांति निलायम में एक नई सहूलत पर मबनी साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर की तामीर की है। प्रशांति निलायम श्री साई बाबा का मरकजी आश्रम है। कन्वेंशन सेंटर खिदमतगार मिस्टर रियो को हीरे की तरफ से अतिया किया गया है। ये एक सकाफती तबादले, रूहानियत और आलमी हम आहंगी के फ़रोग़ का मुँह बोलता सबूत है। वसी अराजी पर मोहित कॉम्प्लेक्स में हॉल, बाकात और रिहाइश की सहूलियात मुहैया कराई गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के तौर पर एक अहम थिंक टैंक मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत फराइज को अवलीन तरजीह बनाकर आगे बढ़ रहा है और आज़ादी के अगले 25 साल हमारे लिए फर्ज की मुद्दत होंगे। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है, तो साथ ही भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने आलमी फोरम पर मिशन लाइफ समेत बहुत से दूसरे इक़दाम शुरू किए हैं और इन सब के पीछे एक भारतीय नजरिया और सोच है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं
इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि आज भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के बड़े ममालिक से मुकाबला कर रहा है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। वजीर आजम ने आज श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की कामयाबी की दुआ की। आज कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के साथ ही यहां श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित है। खासकर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एंड इंस्पायर, ये थीम प्रभावी भी है और प्रासंगिक भी है। हमारे यहां कहा भी जाता है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः, अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं समाज वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हमारा आचरण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई रियासतों में अपने रियासती सुदूर को तब्दील किया है। मरकजी वजीर जे किशन रेड्डी को बीजेपी तेलंगाना का रियासती सदर मुकर्रर किया गया है। डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश के रियासती सदर का चार्ज दिया गया है। साबिक वजीर आला बाबूलाल मरांडी झारखंड के रियासती सदर बने हैं। वहीं सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी का रियासती सदर बनाया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर तमाम सियासी उथल पुथल के दरमियान महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज रियासती काबीना की मीटिंग तलब की। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार और उनके एनसीपी के साथी छगन भुजबल ने दीगर वुज़रा के साथ हलफ उठाने के बाद आज होने वाली काबीना की मीटिंग में भी शिरकत की। अजीत पवार और एनसीपी के दीगर वुज़रा ने काबीना की मीटिंग में शिरकत से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को गुलहाए अक़ीदत नजर किए। अजीत पवार काबीना की मीटिंग खत्म होने के बाद एनसीपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस दौरान महाराष्ट्र में बदलते हुए सियासी मंजरनामे के दरमियान महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में हुई। मीटिंग के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कांग्रेस इस वक्त अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है। नाना पटोले ने कहा कि हम लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग की रिपोर्ट हाई कमान को भेजेंगे और वो जो भी हिदायत देंगे उस पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब महाराष्ट्र की सियासत में जारी हलचल को लेकर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बहुत सी सियासी पार्टियां मुल्क की तरक्की के लिए एनडीए का हिस्सा बनना चाहती हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ये कदम मुल्क की तरक्की के मफाद में है।
देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। और इस दौरान उद्धव ठाकरे ग्रुप के एमएलए सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रभु ने मुतालबा किया है कि मौजूदा स्पीकर शिंदे धड़े के एमएलए के खिलाफ उनकी तरफ से दिए गए नाअहली के नोटिस पर फौरी कार्रवाई करें। सुनील प्रभु ने अर्जी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके खिलाफ बगावत करने वाले एमएलए को नाअहल करार देने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। काबिले जिक्र है कि पिछले साल 2022 में शिवसेना में एकनाथ शिंदे की क़यादत में बगावत हुई थी। इसके बाद शिवसेना के शिंदे धड़े ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में हुकूमत बनाई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उद्धव ठाकरे के धड़े ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 एमएलए को नाअहल करार देने का मुतालबा भी किया था। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से शिंदे धड़े के असेंबली की रुकनियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर कहा कि अगर कोई नाअहली के मामले में अर्जी दायर कर रहा है तो ये उसकी आईनी हक है। ठीक है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि हम जो फैसला करेंगे वो मुंसिफाना होगा, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी नहीं होगी। हम तमाम कवानीन पर अमल करते हुए मुकर्ररा वक्त पर फैसला लेंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मामले में पीर को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी हुकूमत की सख्त सरजनिश की, जिसके बाद आज बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि आवाम की भलाई के लिए बनाए गए आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए आप हुकूमत को सिर्फ 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन आप हुकूमत वो भी नहीं दे सकी। आपको बता दें कि पीर को आप हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने से माजूरी जाहिर की थी। सरजनिश के बाद घिरी आप हुकूमत और आरआरटीएस पर आप हुकूमत को बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया। और आपको बता दें कि केजरीवाल के पास इश्तिहार के लिए करवट है और प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इश्तिहारात के लिए 1106 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी उनके पास कोई पैसा नहीं है। आगे अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने जोशी मठ के मुतासिरा अफराद को मदद फराहम करने का यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा जारी है और अब तक 34 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। धामी ने कहा कि आज से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। मैंने इस सिलसिले में वजीर आजम से भी बात की है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कहा कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी ने 2,35,000 लोगों की राय ली है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने मजहबी तंजीमों से भी बात की है और उन तमाम बुनियादों पर ड्राफ्ट तैयार किया है। वजीर आला ने कहा कि मैंने वजीर दाखिला से मुलाकात के बाद कांवड़ यात्रा, 4 धाम यात्रा के लिए रहनुमाई भी मांगी है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मंशियात की दहशतगर्दी के एक मुकदमे में मुलजिम 2 भाइयों के मकानात को गर्क कर दिया गया है। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के सेक्शन 25
1 के तहत दोनों भाइयों बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्रम सिंह उर्फ विक्की और मुनिंदर सिंह उर्फ मिनी की रिहायशी जायदाद को दहशतगर्दी की आमदनी के तौर पर निशानजद करने के बाद कुर्क किया गया है। इस मामले में एनआईए दोनों भाइयों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये मुकदमा नार्को टेरर मॉड्यूल के जरिए बड़ी मकदार में मनशियात पाकिस्तान से भारत स्मगल करने की साजिश से मुताल्लिक है। सरहद पार से दरामद किए गए सेंधा नमक की आड़ में मंशियात स्मगलिंग की जा रही है और स्मगलिंग शुदा मंशियात की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी पंजाब में मनकूला और गैर मनकूला असासे बनाने के अलावा वादी कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC के चेयरमैन के तौर पर हलफ लेने पर रोक लगा दी है। दिल्ली हुकूमत ने उमेश कुमार की तकर्री को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने ऑर्डिनेंस 2023 को चैलेंज करने वाली दिल्ली हुकूमत की अर्जी पर मरकज को नोटिस जारी किया है। इस मामले की दोबारा समाअत 11 जुलाई को होगी। कनाडा में भारत मुखालिफ पोस्टरों और सिफारतकारों को धमकियों के दरमियान भारत की तरफ से जस्टिन ट्रूडो हुकूमत से इससे निमटने की अपील की गई है। इस सिलसिले में कनाडा के सिफारतखाने से हाई कमिश्नर को साउथ ब्लॉक बुलाया गया था, जहां उन्हें ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया गया और भारत सिफारतखाने की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने को कहा गया। इस दौरान कनाडा के हाई कमिश्नर को वो वाकया भी याद दिलाया गया जब 23 मार्च 2023 को एम्बेसी कैंपस पर 2 स्मोक ग्रेनेड फेंके गए थे। इससे कबल भारतीय हाई कमीशन ने कनाडा में मुकीम तमाम अहलकारों की सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार किया है। कैनेडियन हुकूमत से कहा गया है कि वो भारतीय अहलकारों को सिक्योरिटी फराहम करे। भारत की जानिब से ये भी बताया गया कि खालिस्तान अलहदगी पसंदों ने एहतजाज के दौरान भारतीय कौमी परचम को नजरे आतिश करने का भी मंसूबा बनाया है। भारत की जानिब से कहा गया है कि अगर 8 जुलाई को एहतजाज पर तशद्दुद हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खेल की खबरों में सेफ चैंपियनशिप की फाइनल में आज भारत और कुवैत की फुटबॉल टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान ये टाइटल मैच बेंगलुरु के श्रीकांती रेवा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम दूसरी बार कुवैत का सामना करेगी। इससे कबल ग्रुप ए के दोनों मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुए थे। भारतीय फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में लेबनान को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से शिकस्त दी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।